अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ जनाब शेख मस्तान वली साहब मौजूद है, जो MLA गुंटूर और असेंबली माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन हैं। चलिए बात करते हैं जनाब शेख मस्तान वली साहब से। सर, हम आपका खैर मकदम करते हैं हमारे स्टूडियोज़ में। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कुछ सवाल और हमारे नाजरीन के सवाल है जो आपसे जानना चाहते हैं। जो सबसे पहला सवाल ये है कि आप अगर हमारे नाजरीन के लिए अपना बैकग्राउंड और आप पॉलिटिक्स में कैसे इंटर हुए और आपका क्या विजन है। अस्सलाम वालेकुम। पहला मैं खान लतीफ़ खान साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं, और ख़ास करके आज मुंसिफ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल के जरिया से जो पूरा आवाम को कांग्रेस पार्टी के तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो शुरुआत कांग्रेस पार्टी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। 1980 पर 5 में 1985 में जब मैं इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर पढ़ता था गुंटूर में रेड्डी कॉलेज में, जब पढ़ते से टाइम पे वहाँ पे लोकल इलेक्शन, स्टूडेंट इलेक्शन चलते थे। उस इलेक्शन में पहला दफ़ा 1985 में इलेक्शन लड़के जीत के आया हूँ। वहाँ पे क्या है ना, जो कॉलेज में इलेक्शन भी, जो पॉलिटिक्स भी होता है, ज़्यादातर लोकल में जो कम्युनिटी बैकग्राउंड दबाव ज़्यादा रहता है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, जैसा हम लोग 10th क्लास पढ़ के कॉलेज में आते, पहला इलेक्शन जीत के आए। जब जीतने के बाद वहाँ के जो हालात, कॉलेज जो एटमॉस्फेयर एक अलग से है। मैंने देखने के बाद वहाँ पे डेवलपमेंट या क्या सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा तवज्जुह नहीं देते लोग। ज़्यादा क्या है ना, लोकल एटमॉस्फेयर। और जो जब भी नया नया तेलुगु देशम पार्टी भी आके शुरुआत किया है, जो जब भी कैस्ट के नाम पे धीरे धीरे बंटवारा होता जा रहा है, लेकिन उस टाइम पे एक अच्छा सोच कैसा, खास करके जो दबे हुए स्टूडेंट कम्युनिटी, SC ST, खास करके जो मुसलमान कौम के दबे हुए लोगों को किस तरह तालीम में लेके आना है, इन लोगों की जो हुकूमत की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है, इस फैसिलिटीज़ को कैसे इन तक पहुंचा जाना है, ये पहले से मेरे दिमाग में रहता था। उसी बात को लेकर हर साल कॉलेज के इलेक्शन में जो कंटेस्ट करना, ऊपर वाले क्रम से जीतना, वैसा पॉलिटिक्स में मेरा जोड़ने का काम शुरू हुआ है। जी, फिर कांग्रेस पार्टी आप कब ज्वाइन किए। 1990 से। जैसा मैं, हमारा गुंटूर में एक मिर्ची यार्ड है, एशिया में सबसे बड़ा मिर्ची यार्ड है। आप मेरी गुंटूर में का मिर्ची बोल के बहुत मशहूर है, पूरा एशिया में मशहूर है। उस मिर्ची यार्ड को जैसा मैं 1980 पर 5 से मेरा जो स्टूडेंट करियर को देखते हुए, जब एन जनार्दन रेड्डी मुख्यमंत्री रहा करते थे, वजीर आला तरह, उस टाइम पे मेरे को वो मार्केट यार्ड को मेंबर बनाया गया है। उस मेंबर बनने के बाद किसानों को क्या परेशान रहती, कैसा ये लोग गांव में से शहरों की तरफ अपना मिर्ची लेके आते, और किस तरह जो मिर्ची खरीद करने वाले को और इनके जो ट्रांसैक्शन कैसा चलता, इसमें हुकूमत के क्या इन लोगों को फैसिलिटी दिया जाती, ये सारे चीज़ों को सीखने को मौका मिला। जैसा मिलते ही फिर मेरा पूरा लगान कांग्रेस पार्टी में स्टूडेंट करियर में, जैसा 1990 पर 5 में डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट प्रेसिडेंट बनाया गया मेरे को। जब सलीम अहमद जी ऑल इंडिया NSA प्रेसिडेंट रहा करते थे, अभी कर्नाटक में MLC है, उन्होंने मेरे को NSA प्रेसिडेंट बनाने के बाद पूरा एक स्टूडेंट कम्युनिटी क्या काम करना है, किस तरह स्टूडेंटों की जो मसलों को कैसा हल करना है, इस मसलों को लेकर हुकूमत, जब हमारा जो हुकूमत ने तेलुगु देशम हुकूमत है, अच्छा वो हुकूमत के जो कमियां क्या है, क्या स्टूडेंट कम्युनिटी को कम कर रही है, ये सारे चीज़ों को लेकर पर हमेशा हमें एजिटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन करते थे। पुलिस वाले अपने को लाठी चार्ज करते थे, अरेस्ट करते थे। कभी कभी हमारा जो एजिटेशन में बहुत दबाव रहता था हमारे, उस वक्त कभी भी ये CM होके कई मुख्यमंत्री NT रामाराव भी हो या चंद्रबाबू नायडू भी हो, हमारे गुंटूर शहर या गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के शहर के करीब जब भी उनका दौरा रहता था, 1 दिन 2 दिन प्रिवेंट अरेस्ट करते थे मेरे को। वैसा हम लोग मुहिम, हमारा एजिटेशन चलता था। वो एक्टिविटीज देख के स्टेट लेवल में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला। उस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से पूरा कोस्टल आंध्रा का मेंबरशिप इंचार्ज बना। इधर खास करके वरंगल, करीमनगर, निजामाबाद डिस्ट्रिक्टों में स्टूडेंट एजिटेशन में कैसा मूवमेंट कराना है बोल के पे इंचार्ज तरह भी काम करा। और उसके बाद ऑल इंडिया लेवल में NSA में गया। ऑल इंडिया NSA में जाने के बाद
पूरे हिंदुस्तान का विजन क्या है। कांग्रेस पार्टी पिछले जो हिंदुस्तान को आज़ादी आई सो जमाने से क्या क्या कुर्बानियाँ दिया गया है इस हिंदुस्तान आज़ादी लाने में हो, और लाने के बाद खास करके जो दबे हुए वर्गों के, दबे हुए जो कौमों के वास्ते कैसा काम किया गया है। इंदिरा जी के ज़माने में जो बैंकों को नेशनलाइज करना क्या है, और ख़ास करके राजीव गांधी जी के टाइम पे पंचायती राज सिस्टम को कैसा किया है। राजीव गांधी जी के ज़माने में जो 18 साल के जो उम्र रहते हैं उन लोगों को वोट राइट देने का जो काम, ये सारे हम लोग को कांग्रेस की तरफ और भी लगान रखने का मौका मिल गया। ये सारे चीज़ों को हम नेशनल लेवल में सीखे एक ढांचा कैसा खड़े कर सकते, एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप कैसा कर सकते, और अवामी को कैसा मदद करना है, और ख़ास करके इस सोसाइटी में पिछड़े होते से और दबे हुए से जो वर्गों के लिए किस तरह उन लोगों को मैच्योरिटी लेके आके और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ लेके आना है। और ख़ास करके मेरा ये कहना है कि मेरा दिल में हमेशा ये रहता है कि आज आंध्र प्रदेश में पूरा हिंदुस्तान में चाहे कितना भी हुकूमत की तरफ से स्कीम्स आने दो, कहीं ना कहीं फंड आने दो, लेकिन सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ सो कोई है तो वो मुसलमान की कौम है। रिजर्वेशन में अगर 4% यहाँ दे रहे हैं, तमिलनाडु में कुछ परसेंट दे रहे हैं, केरला में कुछ परसेंट दे रहे हैं, लेकिन जितना भी रिजर्वेशन दे रहे हैं, कितना भी फंड दे रहे हैं, ये जितना परसेंटेज मुसलमानों की कौम है उतना फंड सफिशिएंट फंड नहीं मिल रहे। आज भी बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूँ, आज फिर भी 4% रिजर्वेशन आंध्रा में दे रहे हैं हुकूमत। हमारे जो हमारे बीच में नहीं, अल्लाह के प्यारे हो गए राजशेखर रेड्डी साहब, कांग्रेस हुकूमत के ज़माने में 4% रिजर्वेशन देने के का जो ख्याल है, फिर भी इसको कुछ जो कम्युनल फोर्सेस आज भी इस पे कोर्ट पे रिट पिटीशन डाल के उसको लटका के रखे हैं। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, फिर हुकूमतों ने आज स्टेट गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तक अभी लेके जाके फिर फाइट कर रहे हैं। अभी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुंटूर, जहाँ से आप माशाल्लाह एमएलए है वहाँ के, और वहाँ की जो कांग्रेस से जीते हैं, तो आप वहाँ पे माइनॉरिटी स्पेशली मुसलमानों के क्या इश्यूज है और आपके क्या प्लान्स है? जी, हमारे जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, हैदराबाद के बाद ज़्यादा मुसलमान है जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नूल है, इस कर्नूल के बाद गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर लोग मुसलमान भाई ऑटो नगर पे डिपेंड करते हैं, मोटर फील्ड में ज़्यादा डिपेंड है। पिछले 30 साल से ऑटो नगर को पानी का जो फैसिलिटीज़ होना है वो नहीं है। जैसा मैं 2009 में आया हूँ, उसके बाद मेरा पहला डिमांड यही है, गुंटूर ऑटो नगर को पानी लेके आना है। लेकिन इसके 2009 से पहले गुंटूर ऑटो नगर गुंटूर शहर के कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं रहती, जो रूरल एरिया में रहते पत्तीपाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता था। लेकिन परसों डिलिमिटेशन में गुंटूर ऑटो नगर गुंटूर शहर में लेके आए, अल्लाह का करम से, ऊपर वाले करम से। वो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आने की वजह से मैं राजशेखर रेड्डी साहब, जब हम लोग को बहुत कम टाइम जो उनके वजीर आला रहते हुए हम लोग उनके मिलना उठना है, लेकिन इसके पहले भी मैं पार्टी के तौर से उनसे मेरा वाकई अच्छा बैठना उठना रहता उनसे। जैसा मैं असेंबली में पहला सवाल ऑटो नगर को पानी देना है, आंध्र प्रदेश में तीसरा बड़ा ऑटो नगर है वो, वहाँ पे कम से कम 30,000 से 40,000 लोग हर दिन आना जाना, उसके ऊपर डिपेंड होकर लोग जिंदगी गुजारते रहते हैं। मैं वैसा बोलते हैं वो देना है, इतना बड़ा मसला इतने साल क्यों पेंडिंग है, ऐसा बोल के राजशेखर रेड्डी साहब भी बोले हैं। लेकिन उसके बाद जो रोसैया साहब है, रोसैया साहब आने के बाद भाई उनके बाद जाके बात करने बाद कई दफ़ा मिलने के बाद उसको 6.5 करोड़ रुपए का सैंक्शन करवाया, उनसे इनाग्रेशन करवाया, वो प्रोसेस अभी भी चालू है। और दूसरा क्या है ना, आज सोसाइटी में मुसलमान भाइयों को मेरा एक सीधे से एक एडवाइस है, इन लोगों को पढ़े लिखे में बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन अब भी अल्लाह का शुक्र है फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, लेकिन और भी बढ़ना चाहिए। जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज यूपीए गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम हो, सेकंड टाइम में आने के बाद आज मनमोहन सिंह जी के जो वजीर आज़म का हमेशा ये ख्याल है कि मुसलमानों की जो दबे हुए के जो गरीबीपन को किस तरह मिटाया जाता है, किस तरह इन लोगों को रोजगार दिया जाता है, किस तरह इन लोगों को नौकरियों में नौकरियां द्वारा बना सकते, ये सारे ख्याल आज बहुत सारे हैं। लेकिन इसको भी सही तरह यूज करने के हालत में हम लोग नहीं है। अच्छा,
अगर जितने भी आज पार्लियामेंट मेंबर्स है मुसलमान, बड़ी बड़ी बदकिस्मती है। आंध्रा से तो खैर ज़्यादातर एमपीज ने, एमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी साहब है, लेकिन बाकी जगह में कभी एक मुसलमान भी एक एमपी नहीं है। लेकिन जो भी है, ज़्यादातर इन लोगों को कितना तक मदद हो सकता है उतना मदद के लिए कोई भी लड़ नहीं पा रहे। ये अगर पार्लियामेंट तक में लड़ेंगे तो जरूर पार्लियामेंट लेवल में भी, जैसा आंध्र प्रदेश में 4% दे रहे, पॉलिटिकल से नहीं है लेकिन एम्प्लॉयमेंटेशन में हो और एजुकेशन में, तालीम में और नौकरियों में, इस तरह हर एक चीज में भी पूरे हिंदुस्तान में भी इस तरह रिजर्वेशन लेके आना है। एक हद तक सोसाइटी में भी कम के वर्गों के बराबर ये लोगों को भी मौका देना है बोल के मेरा ये जी। जो मरहूम वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब का जो 4% रिजर्वेशंस के ताल्लुक से जो अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो उस ताल्लुक से कहां तक पहुंचे और क्या आप क्या समझते हैं कि ये कब तक जो है? नहीं, ये क्या है ना, कांग्रेस हुकूमत का ये ख्याल है कि आंध्र प्रदेश में सोशल जस्टिस, सोशल प्रॉपर्टी ग्राउंड के ऊपर रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर रही है। रिलीजियस तौर से अगर रिजर्वेशन दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं करती। आप लोग जानते हैं मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वाले भी बहुत लोग हैं, जब से पिछले जमाने से अब तक अब लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ने वाले हैं। जैसा आप भी जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में कई भी दंगे करवाने के लोग हैं। ये लोग हमेशा जो आपको हज को जाने वालों को कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, कई मस्जिदों को बनाने के लिए गवर्नमेंट का फंड दे रहे हैं, कई कब्रिस्तान के लिए कुछ फंड्स देने का जो काम गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, ये सारे चीज़ों को रुकवाना है, मुसलमानों को धीरे धीरे कमज़ोर करना बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान को आज़ाद आने से पहले से ही लोग हैं, वही लोग अब भी कोर्ट में पिटीशन डाल के इसको हमेशा रुकवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत इस पे पूरा साफ है। उसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट तक रिट पिटीशन, हाई कोर्ट में हार गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाल के है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ने के लिए पराशर साहब है, सालवे साहब, ऐसा बहुत मशहूर एडवोकेट को रख के इसके केस के ऊपर लड़ाने का काम सरकार लेके रहे। मेरा ख्याल से क्या है ना, ये बहुत बड़ा नाजुक मसला है। फिर भी इस 4% को हमेशा चलाने का इरादा हुकूमत को है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कोर्ट में आप भी जानते हैं, कोर्ट में क्या फैसला होता है मालूम नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। नाजरीन, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो बिजनेस चल रहा था शहर में ये इशू से पहले और ये इशू की शुरुआत में, और अब क्या फर्क पड़ा? أنا طالب علم أبحث عن التراث الإسلامي. शायरी को मैंने हमेशा अहम दर्जा दिया है और मुझे घर बैठे अगर कोई काम इज्जत से मिल जाता है तो मैं कर लेती हूँ। एक लंबा अरसा ऐसा गुजरा जब उर्दू सहाफत का रिकग्निशन तो रहा, मगर जो उसके अंदर एक फायर महसूस की जाती थी वो बाद में नजर नहीं आई। जो भी बने मीडिया की आवाज, हम बनाएंगे बहस का मौजू। देखिए प्रोग्राम खास मुलाकात रोजाना शाम 4:30 बजे सिर्फ मुनसिफ टीवी पर। नाजरीन, प्रोग्राम खास मुलाकात में फिर से आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ जनाब शेख मस्तान वली साहब जो एमएलए गुंटूर मौजूद है। आपसे अगला सवाल है, जो चेयरमैन असेंबली माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी है, आप जिसके चेयरमैन हैं, तो आप ये कमेटी के मेंबर्स कौन हैं और ये किस के लिए काम करती है, कैसे काम करती है, आप बताएं हमारे नाजरीन को। जी, आंध्र प्रदेश असेंबली में हर एक जो होम के लिए एक एक कमेटी बनती है, उनकी जो डेवलपमेंट के लिए क्या गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकते हैं बोल के एक कमेटी बना। इसमें असेंबली हाउस माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी बनाया गया। इसमें 21 एमएलएस एमएलसीस मिला के कमेटी में रहते हैं। इसमें खास करके हुसैन साहब है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है और एमआईएम का और एक दो लोग हैं
और इसके अलावा भी मोहन राव बोल के और कुड़पुड़ी प्रभाकर राव सब बोल के 20-21 लोग तक का इस कमेटी है। इस कमेटी का चेयरमैन हूँ। 1 साल हुआ हमें, 1 साल 8 महीने हो गए इस कमेटी बनने के बाद। हमें ये 8 महीने में राजस्थान में किस तरह मुसलमानों को क्या बेनिफिट दिया जा रहा है, कैसा हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट से भी हमारा आंध्र प्रदेश में अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बोल के कंपल्शन करके हमें गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के एडवाइस कर सकते हैं। हमें राजस्थान दौरा करे और यूपी दौरा करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कने जाके जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, माइनॉरिटी कमीशन, वक्फ बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली गवर्नमेंट, ये सारा जाके वहाँ पूरा दौरा करने के बाद वहाँ के जो सरकारी मुलाजिमों से बात करने के बाद इन सबसे आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के लिए अच्छा किया जा रहा है। और दूसरा क्या है ना, गवर्नमेंट के तरफ से ग्रांट इन एड ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से लोन देने का सुविधा, लोन देने का एक स्कीम है। वो स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश अकाउंटेबिलिटी अगर दिया गया तो वो लोग महीने को 50 करोड़ रुपए होंगे, 100 करोड़ रुपए देने का, लेकिन अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट देना पड़ेगा। लेकिन जब एक बेनिफिशियर को एक 10 लाख रुपए का एक यूनिट बनाने के लिए लोन दिया गया तो, और 2 लाख रुपए अगर वो अपना इनिशियल पेमेंट अगर बेनिफिशियर रखने के बाद 30 लाख रुपए अगर गवर्नमेंट फेस करे तो 50 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने को तैयार है। लेकिन जो 5 लाख रुपए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहे हैं उसका गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश अकाउंटेबिलिटी है। आजकल क्या हो गया, बेनिफिशियर्स को बहुत हल्कापन हो गया, हम लोग रिपेमेंट नहीं कर पा रहे। आजकल जो पॉलिटिकल एडवांटेज को पॉलिटिकल एडवांटेज में जो भी हुकूमत आते है उसको माफ करना, अगर कहीं ना कहीं वो लोग अगर पैसे नहीं बने तो कोई पॉलिटिकल रिकमेंडेशन कराना, ये काम चल रहा है। इससे गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश क्या करी है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ही ग्रांट इन एड जितना भी दो, 5,000 रुपए दो, 10,000 रुपए दो, छोटा मोटा कारोबार करने वास्ते गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ग्रांट इन एड दे रही है। लेकिन मेरा ये कहना है, जो भी अगर बेनिफिशियर अगर कोई ना कोई सिक्योरिटी देने वाला कोई है तो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश वो बेनिफिशियर के पास से सीधा से कोलेटरल सिक्योरिटी लेके गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश अपने पास रह के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उनको लोन के लिए अगर लोन दिलाए तो और ज्यादा मुसलमान भाइयों को ज्यादा छोटा मोटा कारोबार करने के, छोटे मोटे कारखाना, छोटे मोटे इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए बहुत चांसेस है, ये कर सकते हैं। और दूसरा क्या है ना, आजकल वक्फ का जो मसला है बहुत बड़ा वास्ट मसला है। उसको आज मेरे को ये ख्याल है, आज वक्फ बोर्ड में 25 साल से 30 साल से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहुत लोग हैं, इनके पास ओरिजिनल फाइल्स है, डिपार्टमेंट के पास ओरिजिनल फाइल्स नहीं है। ये हालत इसलिए गवर्नमेंट भी कंप्यूटराइजेशन करने के लिए ऐलान कर चुकी है। इसी ताल्लुक से जो वक्फ के प्रॉपर्टीज है उसको कैसे आप लोग सिक्योर कर रहे हैं या क्या किए हैं अभी तक? देखो, आज कम से कम मेरे ख्याल से सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही लाखों की जमीन रहना है। तेलुगु देशम के जमाने में तो खैर बहुत जमीन उनकी जो मनमाना सी कितने लोगों को देना है उतने लोगों को दिए, उस वक्त तो कोई भी पूछा नहीं है। जब सलीम साहब बोल के एक चेयरमैन रहा करते थे, उनकी जमाना, आज वाइसराय होटल है, वाइसराय होटल वक्फ बोर्ड की जमीन है, इन्फोसिस है वक्फ बोर्ड की जमीन है, सत्यम कंप्यूटर है वक्फ बोर्ड की जमीन है, आज लैंको हिल्स है वक्फ बोर्ड की जमीन है। ये पूरे जमीन जब तक का हुकूमत ये जमीन किसके है बोल के अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करे तो वक्फ बोर्ड को भी खुद पता नहीं है। 2007 में मालूम हुआ ये पूरा वक्फ बोर्ड का जमीन है। मतलब ये लोग कितना पीछे पड़ के है। देखो, ये लोगों को हमारे वक्फ बोर्ड की जमीनों को बचाना है बोल के किसी को भी नहीं है, किसी को भी लापरवाही है, हर एक आदमी भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। ये वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी को बचाने के लिए एक ही रास्ता है, एक सर्वे पूरा स्टेट लेवल में, एक IAS ऑफिस को कंट्रोल में एक टाइम बाउंडिंग 5 महीने 6 महीने में रख के पूरा कितना जमीन है वक्फ बोर्ड, कितना जमीन वक्फ बोर्ड का जमीन रेवेन्यू वाले लेके है और कितना जमीन प्राइवेट वालों के अंडर कंट्रोल में है, कितना जमीन आज मुतवल्ली कंट्रोल में है, कितना जमीन मुजावर के हाथ में है, कितना जमीन राइट नाउ डिपार्टमेंट कंट्रोल वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में है। पूरा सर्वे करके इसको कंप्यूटर करके इसको लीगलाइज करके करेंगे तो वक्फ बोर्ड का जमीन बचेगा। नहीं तो इसको अल्लाह ही बचाना है।
पूरा बड़े बड़े लोग इसको कब्जा करके रखे, पूरा इसके ऊपर बहुत बड़ा व्यापार, उनका बिजनेस चल रहा है, उनका रोटी का मसला इसके ऊपर चल रहा है। फिर इसको कैसा कंट्रोल करना बोले तो आज लास्ट बजट में कंप्यूटराइज करने के वास्ते एक बजट दिया गया है, लेकिन मेरा ये डिमांड है हुकूमत इस सर्वे करवाने के लिए अगर इसको स्टीम करवाने के लिए एक IAS ऑफिसर के अगर कंट्रोल में रखेंगे तो बिल्कुल वही ये वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी बचने का बच सकता है। जो माइनॉरिटी इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट बजट है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का, तो वो क्या है और किस हद तक आप लोग जो है उसको जो डिमांड को कंप्लीट करें? जैसे कि अब 500 करोड़ का डिमांड था, जो अभी आपको क्या बजट है इस साल का 2011 एंड 12 का? नहीं, अभी 2011-12 का 301 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। पिछले साल 260 पर 5 करोड़ रुपए दिए, 265, अभी 301 करोड़ दिया गया है। लेकिन हमें इससे भी खुश नहीं है, लेकिन 500 करोड़ रुपए भी कम है। लेकिन पिछले जो तेलुगु देशम की हुकूमत के टाइम पे 30, 35, 40, 60, 80 करोड़ तक आया है, उसको 2004 से धीरे धीरे 125, 150, 160 ऐसा धीरे आज 301 करोड़ तक पहुंचा है। लेकिन आज की जो हालात में ज्यादातर गरीबीपन है मुसलमानों की, मुसलमान कौम या आंध्र प्रदेश में, इसमें कोई शक नहीं है। अगर सबसे हिंदुस्तान में हो, आंध्रा में हो, सभी अगर SC, ST, BC माइनॉरिटी लोगों को से भी अगर ज्यादा गरीबीपन है बोले तो मुसलमान कौम में है। इसको मिटाने के लिए इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज सीधे से इन लोगों को कैसा आगे बढ़ाना है, ये कॉन्सेप्ट डेवलप होना है। लेकिन क्या होता है ना, हमारे जो लोग हैं ना एक जगह तक सीमित हो जाते हैं, एक जगह कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक डिवाइड करना, हमें कितना भी टूर करते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स का जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या रहता है ना, हमें ऐसे बजट एलोकेशन करे, वहाँ पे लोकल लेवल में मॉनिटरिंग करने वाला मॉनिटरिंग कमेटी नहीं रहती है। ये कंट्रोल करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स को स्ट्रिक्टली ऑर्डर देना है। जब तक मॉनिटरिंग करने वाला को इरादा साफ नहीं रहे तो हमें जितना भी फंड्स दिए वो फंड्स नीचे तक पहुंच नहीं पाती। जो बजट से 22 स्कीम क्लोज हो गए, उससे कैसे फर्क पड़ा? जैसे वुमेन्स की लिए था, यूथ के लिए था, सारी जो स्कीम्स होना चाहिए वो चल रही है या फिर बैलेंस है या नहीं? नहीं, आज क्या हो गया ना, 2007 और 8 से राजशेखर रेड्डी साहब सैचुरेशन बेसिस, एक मतलब जो आदमी एलिजिबल है हर एक आदमी को सारे बेनिफिट्स मिलना चाहिए। इस बात से क्या हो गया ना, खास करके स्टूडेंट जो कम्युनिटी में हुकूमत तेलुगु देशम के गवर्नमेंट में 2,75,000 स्टूडेंटों को स्कॉलरशिप मिलता है। 2004 से भी 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत पैसे आते हैं तालीम के लिए, खास करके पोस्ट मैट्रिक हो, प्री मैट्रिक हो, बड़े बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट को, टेक्निकल इंस्टीट्यूट को, इसके लिए काफी फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया जाता है। फी रिइंबर्समेंट स्ट्राइट अवे फ्री मैट्रिक में बोलते हैं, फीस रिइंबर्समेंट भी नहीं, फीस रिइंबर्समेंट भी हो, स्कॉलरशिप में हो, ज्यादा फंड्स जो दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिया जाता है। लेकिन सैचुरेशन बेसिस के ऊपर अगर देने का ख्याल हुकूमत किया गया, जब एकदम जो 7 लाख का जाके कम से कम 24 लाख तक पहुंच गया है आंध्र प्रदेश में, सिर्फ हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है, सिर्फ आंध्र प्रदेश में दिया जा रहा है। इससे क्या हो गया ना, हर एक SC डिपार्टमेंट, ST डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में ऐसा एकदम स्कॉलरशिपों को, फीस रिइंबर्समेंट को देने तक ही बर हो गया फंड्स पूरा। अगर ज्यादातर क्या चाहते हैं माँ बाप, अपना बच्चा अच्छा तालीम करे, एक अच्छा छोटा मोटा नौकरी में जा सकता है बोल के इरादा करते हैं। माँ बाप खाए नहीं खाए बच्चों को पढ़ाने का काम करते रहते हैं। ये एजुकेशन के ऊपर ज्यादा तवज्जो देने से क्या हो गया ना, थोड़ा जो आप बोल रहे 20 वेलफेयर स्कीम्स में एक 10 वेलफेयर स्कीम्स के लिए बजट एलोकेशन कम हो गया। लेकिन आज भी हर एक डिस्ट्रिक्ट को, इसके पहले कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट को 60-70 लाख रुपए दिया जाता रहता, लेकिन आज क्या हो गया ना, 10 से 20 लाख रुपए दिया जा रहा है। और गवर्नमेंट जो हुकूमत की तरफ से 5,000, 10,000 रुपए छोटे मोटे दुकान चलाने वाले, फल फलारी बेचने वाले या गाड़ियों के ऊपर रखे बेचने वालों को 5 से 10,000 रुपए
ये माइनॉरिटी कॉरपोरेशन से दिया जा रहा है, बाकी 10,000 रुपये गवर्नमेंट बैंक से मैचिंग करवा के 20-25 हज़ार रुपये के देने का काम जा रहा है। लेकिन अच्छा इंस्टीट्यूट है, अगर कोई जेन्युइन है, अगर वो मार्केट में फीसिबिलिटी है इस इंस्टीट्यूट से बोले तो 4 लाख 5 लाख रुपए तक का भी देने का स्कीम अब भी जारी है। लेकिन मेरा ये कहना है, जब तक का एक हुकूमत इतने लोगों को ये डिस्ट्रिक्ट में देना है, अगर सभी जगह नहीं है, आपके खास करके जितने भी मुसलमान के जो भाई है ज्यादातर शहरों में फंसे हैं, शहरों में रहते हैं। आज देखो हर शहर में चाहे 112-13 म्यूनसिपालिटी रहने दो, म्यूनसिपालिटी में हर जगह मुसलमान भाई आज ज्यादा रहते हैं। खास करके कर्नूल कॉरपोरेशन, गुंटूर कॉरपोरेशन में देखो, विजयवाड़ा कॉरपोरेशन देखो, विशाखापट्टनम कॉरपोरेशन देखो, वरंगल देखो, हर जगह आपको मुसलमान बड़े तादाद में मिलते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये बिल्डअप करना है, कितना भी स्किल ट्रेनिंग देते हैं और औरतों के लिए अलग से ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद भी गवर्नमेंट के क्या सुविधा, क्या बेनिफिट्स दिया जा रहा है, इसमें कैसा अप्रोच होना है बोल के मालूम नहीं है। अच्छा, अवेयरनेस नहीं है लोगों में, पता नहीं, अवेयरनेस नहीं। ये अवेयरनेस करने के लिए मैं हमेशा असेंबली में बात करता रहता हूँ। जो गवर्नमेंट मुलाजिम से मेरा ये लड़ाई है हमेशा। ये लोग क्या है ना, ऐसे बजट रिलीज करते हैं, वो लोग वहां से नीचे के लेवल में उनके ऑफिस को आने जाने वालों को उसमें ये लोग 10 आदमी की देते, भाई हम लोग इतना बजट दिए। ये नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, उन लोगों को ज्यादातर पॉम्पलेट के माध्यम से हो या टीवी के ऐड से हो, पेपर के ऐड के जरिया से हो, लोगों को पता करना चाहिए। उसके बाद उसमें कौन इसको एलिजिबल होता है, ये बेनिफिट लेने के लिए कौन एलिजिबल होता है। अगर ये मस्तान वली ये यूनिट में इसमें स्पेशलाइजेशन करा, इससे ये यूनिट रखेंगे तो इसको बहुत बड़ा फायदा होता है। ये यूनिट रखने से 10 लोगों को नौकरियां मिलते हैं, इसका रोटी का मसला हल हो सकता है बोल के। जब तक हुकूमत के जो हुज़ेदार लोग रहते हैं, हुकूमत के जो गवर्नमेंट के मुलाजिमीन रहते हैं, जब तक नीचे के लेवल में इन लोगों को अवेयरनेस नहीं लेके आएंगे तो कितना भी स्कीम हो इतना सक्सेस नहीं होता है। अच्छा, ये रहा अब कांग्रेस हुकूमत, अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है जहाँ पे लीडरशिप चैलेंज, अभी जगन का जो वाईएसआर कांग्रेस, तो अब आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस अपना टर्म जो है कंप्लीट कर पाएगी, या किस तरीके से आप डील कर रहे हैं ये चैलेंजेस को? आज कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है इस ताल्लुक से? सर, एक बात बड़े दावे के साथ, बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ, एक कांग्रेस पार्टी वर्कर होने के नाते मैं बहुत बड़ा फख्र फील करता हूँ। कांग्रेस पार्टी ऐसा पार्टी है, 100 पुराना पार्टी है। इतना पुराना पार्टी पूरा हिंदुस्तान में कोई इतना पुराना वाला पार्टी नहीं है, इतना अहम पार्टी भी नहीं है। हिंदुस्तान में ही नहीं है, पूरा दुनिया में इतना पुराना पार्टी नहीं है। आज इस हिंदुस्तान को आज़ादी लाने में, आज़ादी के लिए लड़ने में ज्यादा लोगों को कुर्बान दिए से लोगों की जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी है। फिर भी इतना बड़ा पुराना पार्टी में से रहने के बाद थोड़ा बहुत जो पार्टी के जो पॉलिसी में, पार्टी के जो आमतौर पे इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस में पार्टी के छोड़ के हट के बाहर जा सकते। लेकिन कांग्रेस पार्टी इतना नेशनल पार्टी होने के नाजूद छोटे पार्टियों के बारे में कोई कदर करने की नहीं है। फिर भी जितना ऐसा हिंदुस्तान, इतना मतलब अलग अलग कौम, अलग अलग लैंग्वेज बात करने के लोग, अलग अलग के जो चेहरे के लोग, इतने जो अलग अलग के लोग रहने का जो कंट्री है एक हिंदुस्तान है। बड़ा अल्लाह का शुक्र है। बेशक। लेकिन रहने के बाद भी इतना पीसफुल कंट्री भी हिंदुस्तान ही है। इस कंट्री में आजकल पिछले 5 से 10 साल, 10 से 20 साल से देखेंगे तो इसको कमजोर करने का कोशिश जारी है। आज भी जो कम्युनल फोर्सेस हो, टेररिस्ट हो, नक्सलवादी हो, ये जो रीजनल पार्टीज, खास करके रीजनल पार्टीज क्या होता है, इन लोगों को जैसा अगर सपोज डीएमके एआईडीएमके अंदर तमिलनाडु में, डीएमके एआईडीएमके क्या सोचते हैं, तमिलनाडु तक ही रहते, उनका ख्याल पूरा तमिलनाडु में कि टीवी देना है, तमिलनाडु में साइकिल देना है, तमिलनाडु लोगों को पानी देना है, बाकी लोगों को पानी देने की बात नहीं करते लोग। ये रीजनलिज्म फीलिंग जब तक बढ़ेगा ना, हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान मजबूत रहना है, हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन मजबूत रहना है, हिंदुस्तान के हर आदमी भी मजबूत रहना है। उसके बाद हमारे स्टेट में जो रहने हैं लोगों को
हर बेनिफिट भी मिलना चाहिए बोल के जो सोच रहता है ना, उससे हिंदुस्तान मजबूत रहती है। जगन की जो पार्टी है उस ताल्लुक नहीं, से- वही याद हो, जी। जब जगन पार्टी है, जगन पार्टी क्यों रखा है, क्यों रखा है? अब जगन पार्टी रख रहा है, जगन पार्टी क्यों रखा है किसको पता नहीं है। क्या इरादा है बोले तो साफ साफ बोल रहा है, मैं सीएम होगा तो मैं ये काम नहीं करने देता हूं। पार्टी सारा दिया उनको, ऐसी बात नहीं है। राजशेखर रेड्डी साहब को पिछले 30 साल से पार्टी में उनको एक बहुत बड़ा दर्जा मिला है, पूरा आंध्र प्रदेश में, पूरा हिंदुस्तान में राजशेखर रेड्डी साहब को दर्जा। फिर भी छोटे मोटे पार्टियां आते रहते हैं, इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी अवामी के साथ, अवाम के साथ है, अवाम को मसला हल करने के साथ है, अवाम को मजबूत करने के काम में जुड़ी हुई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी कभी कभी हुकूमत से बाहर रहने के बावजूद भी अवामों की जो मसलों को लेकर हमेशा लड़ाई करने वाले पार्टी है। इससे कांग्रेस पार्टी हमेशा जिंदा रहती है। छोटे मोटे पार्टियां आते रहते और डूबते रहते, इससे कांग्रेस पार्टी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कांग्रेस पार्टी को कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। आपके पर्सनल जो है फ्यूचर प्लान्स क्या है और आप आगे क्या करने वाले हैं? देखो, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, एक आम जो परिवार से निकल के आके यहाँ तक का पहुंचा हूं। पार्टी भी मेरे को पूरा हिंदुस्तान में काम करने के मौका दिया है। आज असेंबली में भी हर एक मसले पे भी बात करने का मौका पार्टी दिया जा रहा है, और सीएम साहब दे रहे हैं, चीफ व्हिप भी दिया जा रहा है, और अहम मसले के ऊपर भी ज्यादातर बात करने का मौका मिल रहा है। लेकिन मेरा ये पर्सनल रहा है, जब तक इस आवाज में दम है, ये आवाज की ताकत है, ये ताकत से 10 गरीब लोगों को मदद करे, 10 गरीब नौजवानों को रोजगार मिले, 10 गरीब औरतों को कहीं ना कहीं लोगों को उनके पैरों पे खड़े जैसा करे। और खास करके मेरे गुंटूर शहर में जहां से मेरे को जिता के भेजा गया है, इन लोगों को हर एक सुविधा, हर एक जो काम, रोड का मसला हो, बिजली का मसला हो या पानी का मसला हो, वहाँ के जो हर एक तरीका जो मसला भी हल करे, यहाँ तक पहुंची। ये पूरा मैं पूरा उम्मीद है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी में 150 पर 7 आइडेंटिटी स्लम्स है। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा स्लम है इस कॉन्स्टिट्यूंसी ने, फिर भी हर एक स्लम को भी बाकी जो डेवलप्ड एरिया है उस लेवल तक लेके आने का इरादा है। इंशाल्लाह मेरा पूरा उम्मीद है, मैं उस स्लम्स को पूरा तरह अच्छा तरह सोसाइटी में एक अच्छा शहर बनाने का इरादा है। ये 3 साल में बराबर बाकी शहर में बाकी जो अमीर लोग रहते हैं उतना तो नहीं कर पाएंगे, तो एक अच्छा खुशी का जिंदगी देने का इरादा है मेरा। हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ है। इंशाल्लाह आप बेहतर से बेहतर अपनी कम्युनिटी की खिदमत करें। आखिर में हमारी नाजरीन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, मैं एक ही बात, मैं खान लतीफ़ खान साहब इनकी हैसियत से आज कई बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है इस इतना बड़ा मुंसिफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल से, और इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल से आज की जो हालात को तुरंत आम तक पहुंचाने का काम करा। अल्लाह उनको और भी उनकी उम्र में तरक्की रखे, उनकी हर सोच में तरक्की रखे। खास करके इस मुंसिफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल जो देख रहे पूरा अवाम को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जब तक हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की जो कमियां, जो गरीबीपन है, इसको मिटाने के लिए हुकूमत के जरिए से काफ़ी सुविधा, काफ़ी स्कीम्स है, पढ़ने के होंदो, पढ़ाने के होंदो, और हॉस्टल में गरीब है तो उसको हॉस्टल में पढ़ने का दिया गया है, और कंपलसरी एजुकेशन दिया गया है। ये बात आप अगर समझ लेके हुकूमत के तरफ से और कर्मचारियों के पास जाके और गवर्नमेंट के मुलाजिमीन के पास जाके इस गवर्नमेंट के जो बेनिफिटों को पता करके सीखेंगे बोल के इरादा करता हूं। मैं ये दुआ करता हूं आप लोग सही सलामत से आगे बढ़ेंगे बोल के मैं दुआ करता हूं। आमीन। एक आखिरी सवाल है, जो तेलंगाना इशू जो प्रेजेंट स्टेट के सेपरेशन का चल रहा है, तो उस ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? लेकिन मेरा ये ख्याल है, मैं यूनाइटेड आंध्रा का प्रिंसिपल फेवर में है। खास करके ऐसा छोटे छोटे स्टेट्स बनने से खास करके मुस्लिम माइनॉरिटियों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर हैदराबाद जैसे शहर में भी हर एक साल में 2 साल में कहीं ना कहीं दंगे करवाते, कहीं ना कहीं हमले करवाते, अगर ऐसा जगह में भी और भी टुकड़े हो जाएंगे तो कर्नूल मुसलमान अलग हो जाएंगे, गुंटूर मुसलमान अलग हो जाएंगे, हैदराबाद मुसलमान अलग हो जाएंगे, तो ये और भी कमजोर होने का एक
चांसेस है। मैं उसके अलावा भी हैदराबाद जैसा एक कैपिटल में हर एक जगह से अब तक हैदराबाद वाले करीमनगर, करीमनगर से हैदराबाद वाले, हैदराबाद वाला कर्नूल, कर्नूल से हैदराबाद, हैदराबाद गुंटूर, ऐसा रिश्ता बना के कई 30-40-50 साल से जिंदगी गुजार रहे। आज अलग होने से क्या फायदा? इन लोग क्या बोलते हैं, हमारा जमीन में हमें हुकूमत करेंगे। हुकूमत ये लोग भी कर रहे हैं, यहाँ के लोग भी। पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर करे और मरी चन्नारेड्डी सीएम रहे, अंजय साहब है, कई लोग यहाँ भी सीएम है, यहाँ के लोग भी मिनिस्टर रह चुके। अगर कई पिछड़ापन है, कई दबे हुए, इन लोगों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, करने के लिए आप कैबिनेट में लड़ो, हुकूमत के खिलाफ लड़ो। मेरा पर्सनल राय ये है, अगर जो मिलके है सो ताकत है ना, वो अलग होने से नहीं मिलता है। इसलिए मेरा राय है, अगर मेरा पर्सनल राय है, सभी लोग मिलके एक परिवार तरह रहेंगे तो वो बहुत बड़ा ताकत रहता है। वो बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे स्टूडियोज में आए। शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे शेख मस्तान वली साहब। अब दीजिए अतहर खान को पूरी टीम के साथ इजाज़त और देखते रहिए मुनसिफ टीवी।